नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई आप सभी का आज एक बार फिर स्वागत है हमारे आज के एमसीक्यू के इस डिस्कशन पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रोज हम लोग 10 मिनट के अंदर की एक छोटी सी चर्चा करते हैं जिसमें आज के अखबार, आज के समाचारों पर आधारित कोई से भी सवाल है ना, 5 सवाल 6 सवाल, जितने भी सवाल हमको ठीक ठाक लगते हैं उतने सवाल बनाकर हम एक बार उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके लक्ष्य जो हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला लक्ष्य जो है आपका वो होता है कि आपको एक तो अच्छे से प्रैक्टिस मिल जाए कि भाई जो चीजें हमने नहीं भी मान लीजिए जो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं उन पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की स्किल आप में डेवलप हो जाए। दूसरा, आप जब भी पढ़ते हैं तो आप सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाते, तो कुछ चीज़ें अगर ऐसी हैं जो हमने कवर नहीं की हैं तो उन पर भी आपको एक अनुभव मिल जाए, एक एक्सपीरियंस मिल जाए कि आपको क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो उन चीज़ों को भी आप कवर कर लें, ये इसका लक्ष्य है। तो भाई चलिए, आज है 2 दिसंबर, आज के एमसीक्यूज के साथ आगे बढ़ते हैं। रेगुलरिटी की है, रोज बोलता हूं, ये कार्यक्रम अगर करना है तो जब जब आए तब तब कीजिए, कभी छोड़िए मत, ये बहुत जरूरी है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अतुल जैन कोड, ये याद रखना है, अतुल जैन कोड लगा के देश के सबसे बेहतरीन टीचर्स के माध्यम से, सबसे अच्छे टीचर्स के साथ अपनी तैयारी करनी है। इस प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए आज से। आज ही जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को एक सही सटीक आकार प्रदान कीजिए। पूरा प्रीलिम्स, पूरा मेंस, पूरा इंटरव्यू, पूरा सीसैट, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो आज ही जुड़िए और अपनी तैयारी को एकदम आप निश्चिंत हो जाइए अपनी तैयारी को लेकर। चलिए साहब, आज के सवाल शुरू करते हैं। हां जी, इनमें से कौन से कथन सत्य है? पहली चीज ये है, कौन से, सबसे पहले क्या देखना है, हमेशा ये देखना है, ये गलती एक भी स्टूडेंट मेरा नहीं करेगा कि वो सत्य और असत्य की गलती करके आएगा। एवरी सिंगल ऑफ यू मस्ट लुक कि वो सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है। हाँ जी, चलिए, भारत की सेना और वायुसेना हेरॉन MK2 इजराइल से खरीद रही है। तो आज के द हिंदू में खबर है कि हम ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर के समय, ये हेरॉन MK2 क्या है, ये आपका मानव रहित जो आपका जहाज है जिसके जरिए आप जो है, जिसका ऑपरेशन सिंदूर में काफी इस्तेमाल किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में जो पूरी प्रक्रिया थी उसमें मानव युक्त हथियारों का प्रयोग कम किया गया था, जिससे क्या होता है, युद्ध में आपकी मानव की हानि रुक जाती है। तो हेरॉन MK2 भारत की सेना के पास पहले से हैं, वायुसेना के पास पहले से हैं, वो और खरीदने वाली है। कौन बनाता है? ये इजराइल बनाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, हम इजराइल से ये खरीदने जा रहे हैं और ज्यादा प्रोक्योर हम करने वाले हैं, सेना के लिए भी और वायुसेना के लिए भी। बिल्कुल सही बात है, इजराइल में बनता है, ये भी आपको याद रखना है। नौसेना भी अब इन मानव रहित विमानों को खरीद रही है, यह बात भी सत्य है। तो नौसेना पहले इजराइल का ही बना हुआ एक दूसरा मानव रहित विमान यूज करती थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हेरॉन MK2 की जो सफलता है उसके बाद क्या माना गया कि नेवी भी जो है, अब ये ज्यादा एडवांस लेवल है हेरॉन MK2, तो अब भारत की नौसेना भी इनको खरीदने की प्रोसेस, उसकी जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर रही है, उस प्रक्रिया को आरंभ कर रही है। तो आपके दोनों कथन सही हो गए, सी आपका सही जवाब हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से कथन एक बार फिर सत्य पूछा गया है? सेस का प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही किया जा सकता है। सरचार्ज का उपयोग किसी भी काम के लिए सामान्य राजस्व की तरह किया जा सकता है। सेस आज ये करंट अफेयर्स में क्यों है? ये तो इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट भी आज मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, आपको एक्सपीरियंस देने के लिए कि यूपीएससी कई बार ये करती है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट भी वही पूछती है जो न्यूज में होता है। तो सरकार क्या करने वाली है, सिगरेट पर, आपके तंबाकू के उत्पाद जो हैं उन पर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि जीएसटी कॉम्पनसेशन खत्म हो जाएगा। यानी कि सेस जिस पर्पज के लिए लगाया गया है खाली उसी पर्पज में काम कर सकता है। ठीक है, तो सेस का प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए हो सकता है, यह बात एकदम सही है, यह आपका बिल्कुल सत्य है। सरचार्ज का उपयोग जो है वो किसी भी, सरचार्ज जो है इट इज लाइक नॉर्मल रेवेन्यू, जैसे सरकार को टैक्स से पैसा मिलता है, सरकार कहीं भी उपयोग कर ले, ऐसे ही सरचार्ज से जो पैसा मिलता है उसको भी सरकार कहीं भी उपयोग कर ले। दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, सी आपका सही जवाब इसमें भी हो गया, दोनों में आपका उत्तर सी हो गया। चलिए, जॉन माइकल डकून्हा आयोग इनमें से किस जांच के लिए बना था? कर्नाटक में कोविड के समय ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतें, सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार, भारत की तटीय सुरक्षा या डीजीपी की नियुक्ति। इसका सही जवाब है पहला, कर्नाटक में कोविड के समय ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतें। जैसा कि कोविड के समय आपको याद होगा कि भाई बहुत जगहों पर ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, उसके कारण काफी लोगों की जान चली गई थी। तो कर्नाटक सरकार ने क्या किया, एक कर्नाटक में इंसिडेंट हुआ था जहां पर करीब 24 लोग मारे गए थे एक ही शहर में
ऑक्सीजन की कमी से। तो कर्नाटक सरकार ने उसके लिए एक आयोग बनाया था, माफ कीजिएगा, जॉन माइकल डकून्हा एक रिटायर्ड जज हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इसके लिए जांच कीजिए और आप पता कीजिए कि इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं ताकि उन पर हम कार्रवाई कर पाएं। तो जॉन माइकल डकून्हा उसके लिए नियुक्त किए गए थे और एक राजनीतिक विवाद इस पर हो गया है। जॉन माइकल डकून्हा की रिपोर्ट में जो पहले की सरकार थी उस पर आरोप लगाए गए हैं। तो वो मतलब आप समझ सकते हैं भारत में जो होता है, जांच के नाम पे भारत में जो होता है वो किसी मजाक से कम नहीं है। मतलब वो सब एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, तो उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। लेकिन बस आपको ये याद रखिएगा, जॉन माइकल डकून्हा आयोग जो है वो कर्नाटक में कोविड के समय जो आपकी ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई थी उसकी जांच के लिए वो बना था। चलिए, भारत में नवंबर में जीएसटी संकलन में गिरावट का प्रमुख कारण क्या था? तो अब जीएसटी संकलन हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितनी हम अपेक्षा कर रहे थे, उतना नवंबर में नहीं हुआ। डेटा रटने की कोई खास जरूरत नहीं है, 1.70 लाख करोड़ है, जो कि आमतौर पे हम इससे ज्यादा मान के चलते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? त्योहार के बाद बिक्री में कमी। भाई दिवाली अक्टूबर में हो गई तो त्योहार के बाद एक फटीग होता है कि लोग कम शॉपिंग करते हैं। ये एक इकोनॉमिक फैक्टर हैं सारे के सारे। जीएसटी की दरों में परिवर्तन, जीएसटी कम किया सरकार ने, हम जानते ही हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी या रुपए की कीमत में गिरावट। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों सही हैं कुछ हद तक, लेकिन ज्यादा बड़ा फैक्टर ये भी मैंने आपको एक जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये याद रखिएगा, है ना। तो अब शुरू में मैं बहुत ही बेसिक सवाल पूछता था आपसे, ये एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं। तो इसमें जो है जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी अब थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करना शुरू करेंगे, जैसा यूपीएससी में करते हैं। दोनों फैक्टर सही हैं, दोनों में से एक भी गलत नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? पोस्ट फेस्टिवल फटीग उतना बड़ा कारण नहीं है जितना जीएसटी की दरों में परिवर्तन है, कि आपने जीएसटी की दरों में इतना परिवर्तन किया कि एक निश्चित तौर पे उसमें गिरावट आनी तय है। तो नंबर 2 जो है वो एक ज्यादा बड़ा फैक्टर माना जा सकता है नंबर 1 की अपेक्षा, क्योंकि त्योहार का बाद का फटीग बात सही है, दिवाली दशहरा चला जाता है तो फटीग आता है, लेकिन और कई जगहों पर त्योहार होते हैं, जैसे बिहार हो गया, वहां पे छठ पूजा वगैरह होता है, तो त्योहार तब भी चल रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये उतना बड़ा कारण नहीं, कारण है पर उतना बड़ा कारण नहीं है। ज्यादा बड़ा कारण आपका दूसरा वाला है, यह आपको याद रखना है। चलिए, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? जीपीएस स्पूफिंग में जीपीएस रिसीवर को झूठा सिग्नल भेजा जाता है। जीपीएस स्पूफिंग का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, तो हवाई जहाज जो है, भाई हवाई जहाज कोई गाड़ी तो है नहीं कि उसको सड़क दिख रही है सामने, हवाई जहाज तो पूरी तरह से जीपीएस पे ही चलता है ना भाई। आपकी एग्जैक्टली अभी कोऑर्डिनेट क्या है, किस कोऑर्डिनेट पे आपको जाना है, भाई आसमान में कोई सड़कें थोड़े ना है कि उसको दिख रहा है कि यहां जाना है, वो पायलट जो है वो जीपीएस के माध्यम से चलाता है। तो भारत में कई सारे एयरपोर्ट्स पे पायलट्स ने ये शिकायत करी है कि हमको ना, हमारा जो रिसीवर होता है उसको बहुत सारे फर्जी फेक जीपीएस सिग्नल भेजने की कोशिश की जाती है, जिसका मतलब क्या है, जिसका उद्देश्य क्या है कि पायलट अपना रास्ता भटक जाए और शायद कोई दुर्घटना हो जाए या इस तरह की कोई चीज हो जाए। बहुत गंभीर चिंता है। जीपीएस स्पूफिंग जो है वो दुनिया भर के जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए, वायुमार्ग की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बन के उभरा है। तो ये बात, पहला कथन एकदम सत्य है। जीपीएस स्पूफिंग में जीपीएस रिसीवर को झूठा सिग्नल भेजा जाता है, एक ऐसा सिग्नल जो सही नहीं है ताकि वो कंफ्यूज हो जाए, ये बात एकदम सही है। दूसरा क्या है, भारत के कई हवाई अड्डों ने जीपीएस स्पूफिंग की शिकायत की है, यह बात सही है, पहले भी न्यूज में आ चुका है। और कल लोकसभा में जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को माना, एक सवाल के जवाब में उन्होंने इस बात को माना कि भारत के कई हवाई अड्डों ने इस तरह की शिकायत की है कि जीपीएस स्पूफिंग हमको देखनी पड़ रही है, तो सरकार इसके लिए कोई कारगर उपाय खोज रही है। ठीक है, तो ये दोनों कथन यहां पर भी सत्य हो गए। आज ये भी आपका सी हो गया, 1 और 2 दोनों इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? चलिए ये देख लेते हैं, आज सारे सत्य वाले ही हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स में चीन के पास दुनिया के 30% भंडार हैं। चीन दुनिया में 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उत्पादन करता है। ये दोनों ही सत्य हैं, और दोनों कितने विरोधाभासी हैं समझिए, लेकिन दोनों सत्य हैं कि चीन के पास ऐसा नहीं है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार बहुत ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला कि चीन के पास दुनिया का 30% रेयर अर्थ है, लेकिन 30% ही है।
ऐसा नहीं है कि चीन के पास कोई दुनिया के सबसे ज्यादा या आधी दुनिया के 80% रेयर अर्थ मिनरल चीन में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन चीन ने क्या किया है, उनके उत्पादन की जो क्षमता है उसका विकास किया है। बाकी देशों ने उसका उतना विकास नहीं किया, बाकी देशों ने उस पर उतना कोई खास ध्यान नहीं दिया, चाइना ने दिया है। तो इसीलिए क्या है, दुनिया में 70% जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनका उत्पादन चाइना करता है, जबकि भंडार उसके पास केवल 30% है। तो आपका पहला भी सही हो गया और आपका दूसरा भी सही हो गया, इसका भी उत्तर आपका सी हो गया। चलिए साहब, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? आज थोड़ा हम 10 मिनट के ऊपर जा रहे हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। शीतलहर की परिभाषा मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में एक ही होती है। यार कॉमन सेंस से भी कह सकते हैं गलत है भाई। पर्वतीय क्षेत्रों में जितनी ठंड नॉर्मल होती है, मैदानी क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा ठंडा माना जाएगा। जैसा मौसम शिमला में नॉर्मल होता है, दिल्ली में वैसा नॉर्मल थोड़े ना यार, तो ये तो गलत है ही है। मैदानी क्षेत्रों में 10 डिग्री से कम तापमान वाले दिन को शीतलहर का दिन माना जाता है, यह बात सही है। मैदानी क्षेत्रों में 10 डिग्री से कम और पर्वतीय क्षेत्रों में 0 डिग्री से कम जो होता है उसको शीतलहर माना जाता है। तो अभी एक आज ही क्यों पढ़ाया है, क्योंकि आईएमडी की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि इस बार भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में शीतलहर वाले दिन ज्यादा होंगे। जितने हर साल होते हैं उससे ज्यादा दिन आपको शीतलहर देखने को मिलेगी। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, बी यानी कि केवल 2 आपका सही जवाब इसमें हो गया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर बता दूं, अनअकैडमी के माध्यम से जुड़कर आपको कोड क्या लगाना है, अतुल जैन। बहुत ही सिंपल कोड है, मेरा नाम बस आपको लगाना है और इसके माध्यम से आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी तैयारी को एक सही आकार, सही दिशा दे सकते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।